हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर प्रियंका चतुर्वेदी, दिव्यांका चिल्ड्रन हॉस्पिटल भोपाल से। आज बात करेंगे हम लोग चिकन पॉक्स या छोटी माता के बारे में। अभी सीज़न जो है ये रेनी सीज़न है, इसमें काफ़ी केसेस भी देख रहे हैं हम। तो जब भी चिकन पॉक्स के बारे में मैं बोलती हूँ तो एक एसोसिएट करते हैं हम कि क्या होता है ये या कैसा दिखता है। इसके साथ रैशेज या दाने, है ना, दाने जो हैं वो बहुत कैरेक्टरिस्टिक होते हैं इसके, और उससे ही हम इसका क्लिनिकल डायग्नोसिस बनाते हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इस वीडियो में चिकन पॉक्स दिखता कैसा है, इसके कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और इसके लिए हम क्या इलाज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, चिकन पॉक्स जो है उसको हम छोटी माता भी बोलते हैं, और इसमें जो रैशेज हैं अभी मेरे इस वीडियो में आपको दिखेगा कि किस तरह के रैशेज अपीयर होते हैं। और इसका कॉज जो है वो एक वायरस है, वेरिसेला जोस्टर वायरस, उससे चिकन पॉक्स होता है। और जब ये होता है इसका कारण क्या होता है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन, मतलब रेस्पिरेटरी रूट है इसका, या क्लोज कॉन्टैक्ट विथ जो मतलब किसी को हुआ है उसके कॉन्टैक्ट में अगर कोई पर्सन डायरेक्ट जो कॉन्टैक्ट में आएगा उसको चिकन पॉक्स होने के चांसेस होते हैं। तो ये इसके रूट या फैलने का तरीका है। दूसरा कि ये जो साइन सिम्टम है इसके बारे में बात करेंगे अब हम लोग। तो ये प्रेजेंट करता है शुरू में एक प्रोड्रोमल फेज, या बोलें कि शुरू में फीवर होता है या बहुत मैलेज डिस्कम्फर्ट जैसा होता है, बहुत वीकनेस होती है बच्चे को। जो एज ग्रुप होता है इसका यूजुअली तो ये किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन बच्चों में ज़्यादातर हम लोग ये देखते हैं, या फिर एल्डरली या जो कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, मतलब जिसको लॉन्ग स्टैंडिंग कुछ डायबिटीज़ है या ऐसा कुछ रिस्क फैक्टर है, उसमें हम ये ज़्यादा देखते हैं। तो अभी चिकन पॉक्स में हमने बोला कि इसके सिम्टम्स जो हैं वो स्टेजेस में अपीयर होता है कि लीजन्स सबसे पहले जब फीवर या मलेज, इसके बाद जो है वो अपीयर होते हैं दाने। तो ये दाने जो हैं ये अपीयर सबसे पहले जब होंगे तो इची स्पॉटी रैशेस, मतलब कैसे खूब खुजली हो गई उन दानों में, और छोटे छोटे मैक्यूल्स टाइप के, स्पॉट्स टाइप के दिखते हैं जो पिंक ब्राउन सेम कलर ऑफ स्किन कैसे भी हो सकते हैं। और ये अपीयर कहाँ होते हैं, सबसे पहले ये ट्रंक या पेट पर आते हैं और वहाँ से वो पैरों में, हाथ पे, लिम्स पे आते हैं, और फिर सब जगह ही जा सकते हैं, जैसे चेहरे पर, जेनाइटल एरिया में, मुंह के अंदर छालों जैसा भी, तो हर जगह ये अपीयर हो जाता है। और सेंट्रीपिटल डिस्ट्रीब्यूशन इसमें मिलता है, ये हम देखते हैं। ये फर्स्ट स्टेज में तो मैक्यूल्स या बिल्कुल स्पॉट्स जैसे दिखते हैं, 1 से 2 दिन ऐसे रहते हैं। फिर इन दानों में धीरे धीरे हम देखेंगे कि ये मैक्यूल से पैप्यूल, पुस्ट्यूल और ब्लिस्टर के फॉर्म में आते हैं। ब्लिस्टर मतलब कि इन दानों में पानी जैसा भर जाता है, और लगभग कैसे दिखते हैं ये, जैसे ओस की बूंद होती है और ऐसे लाल सा रहेगा, और ओस की बूंद जैसी या मोती जैसे दिखते हैं ये, जिसमें फ्लूइड भरा रहता है। हम लोग इसके लिए टर्म यूज करते हैं कि ड्यू ड्रॉप्स ऑन रोज पेटल अपीयरेंस, कि ऐसा लगता है जैसे ओस की बूंदें हैं, है ना, इस तरह का ब्लिस्टर्स होता है। फिर थर्ड स्टेज में जो ये ब्लिस्टर्स होते हैं वो फूटते हैं, और फूट करके फिर स्कैब बन जाते हैं। स्कैब या वो सूखने जैसा हो जाता है, और स्कैब क्रस्टिंग हो जाती है, स्कैब बन के बिल्कुल ऐसा लगता है कि अब ये सूख रहे हैं। तो ये इसके 3 स्टेजेस होते हैं। पर चिकन पॉक्स में एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि हर जो मैंने आपको ये तीनों फॉर्म बताए दाने के, ये कोई भी स्टेज में अपीयर हो सकते हैं। मतलब कुछ दाने ऐसे हो सकते हैं जो कि अभी स्टार्ट हो रहे हों, कुछ दाने ऐसे हो सकते हैं जो सूख रहे हों, कुछ दाने हैं जो ब्लिस्टर फॉर्म में हैं। तो हम इसको बोलते हैं प्लियोमॉर्फिक, यानी कि हर तरह के लीजन्स हमको चिकन पॉक्स में दिखते हैं। अगर कोई ये पूछेगा कि भाई सबसे कैरेक्टरिस्टिक क्या है, तो वही जो उसके मोती जैसे जो दाने हैं वो जिसमें पानी भरते हैं और वो फूटता है, ये सबसे उसका इम्पोर्टेंट हम लोग आइडेंटिफाइंग बोलते हैं कि फीचर होता है। तो ये तो मैंने आपको बताया कि ये रैश कैसे अपीयर होते हैं। दूसरी चीज की इन्फेक्टिविटी जो है, कई बार हम लोग सोचते हैं कि जब दाने आए हैं तभी बच्चा जो है वो इन्फेक्टिव होगा दूसरों के लिए, पर ऐसा नहीं है। 2 हफ्ते पहले से, मतलब करीब करीब 10 दिन पहले से लेकर के जब रैशेस अपीयर होते हैं,
वो इन्फेक्शन यानी उसको पहले से ही है और रैशेस तो 1-2 हफ्ते बाद अपीयर हुए तब भी वो इन्फेक्टिव रहता है, ये कई बार पता नहीं चलता है। और सबसे ज्यादा इन्फेक्टिविटी कब होती है? जो दाने अपीयर होते हैं उसके 2 दिन पहले से लेकर के 5 से 7 दिन बाद तक सबसे ज्यादा इन्फेक्टिव पीरियड होता है। और जो 5 से 7 दिन बाद जब स्कैब आने लगता है, पूरे स्कैब बन जाते हैं, तब इन्फेक्टिविटी नहीं रह जाती है। तो ये इंपॉर्टेंट है कि भाई आइसोलेट तो करते हैं हम, लेकिन हो सकता है कि ऑलरेडी इन्फेक्शियस पीरियड में हो बच्चा। तो हमने अभी रैशेस देख लिए कैसे होते हैं, इन्फेक्टिविटी देख ली, अदर सिम्टम्स मैंने आपको बताया है कि उसको फीवर और मलेज, डिस्कम्फर्ट। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ये है, और इसी के कारण सुपर इम्पोज्ड इन्फेक्शन होता है इन दानों में, वो ये है कि बहुत ज़्यादा इचिंग या बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो इसको जो है खुजली के कारण हम कॉम्प्लिकेशंस पे जाते हैं कई बार, जो कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं दानों में, ठीक है। तो ये इसके बाद जो हमने अभी सिम्टम्स देखे, तो इसके ट्रीटमेंट पे हम इसी से लीड करेंगे। वायरल इन्फेक्शन है, इसका मतलब ये है कि मोस्टली ये अगर हम सिम्टोमेटिक या सपोर्टिव मेजर्स के साथ ही ट्रीट करेंगे तो ये धीरे 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 करके ठीक हो जाएगा। कभी कभी हम लोगों को एंटीवायरल थेरेपी देनी पड़ती है जब ज़्यादा सीवियर इन्फेक्शन होता है, या हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा हम लोग सीरियस कॉम्प्लिकेशंस की तरफ जा रहे हैं, तो हमें एंटीवायरल हम लोग रेकमेंड करते हैं। बट ये इम्पोर्टेंट है इसमें कि एंटीवायरल हम देंगे तब जब 24 to 48 आवर्स के बीच में हमने आइडेंटिफाई कर लिया, उसी वक्त एंटीवायरल देने से फ़ायदा है। उसके बाद यूजुअली एंटीवायरल का रोल खत्म हो जाता है। तो भाई आप ये चीज़ ज़रूर देखें, ध्यान दें कि अगर आपको लग रहा है कि आपके बच्चे को छोटी माता या चिकन पॉक्स, जैसा मैंने आपको लीजन्स अभी दिखाया बताया, वैसा कुछ भी है, तो तुरंत आप अपने डॉक्टर के पास लेकर के आएँ, ताकि हम ये डिसाइड कर सकें कि एंटीवायरल देना है नहीं देना है, कैसे देना है। उसके अलावा हमने बोला कि सिम्टोमेटिक या सपोर्टिव ट्रीटमेंट में फीवर है तो हम पैरासीटामोल देते हैं, खुजली इचिंग के लिए हम लोग एंटीहिस्टामिनिक्स देते हैं, जो लोशंस कई बार लगाते हैं, कूलिंग लोशंस होता है, कैलामाइन लोशंस होता है, प्रोमेथाजिन के जेल्स होते हैं, तो ये सब हम लोग अप्लाई करते हैं। नहाने के लिए, नहाने के बाद हम बोलते हैं कि उसको डैप ऑफ करो, टॉवेल उसको रगड़ना नहीं होता है। और जो हम लोग अपन ये देते हैं ना ओरल एंटीहिस्टामिनिक्स, तो उससे क्या होता है कि खुजली जो है वो कम हो जाती है, तो प्री मैच्योर जो रप्चर नहीं होता है, जिससे कि स्कार नहीं बनते, नहीं तो फिर खुजा खुजा के उसके स्कार बना लेते हैं और वो फिर अलग कॉम्प्लिकेशंस में हम जाते हैं, ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है। तो ये ट्रीटमेंट है। अच्छा, सबसे इम्पोर्टेंट मैंने पहले भी जिक्र किया कि आइसोलेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। बच्चे स्कूल गोइंग होते हैं और हमने बोला बहुत कंटेजियस है या कॉन्टैक्ट से होता है, तो उस दौरान जो है बच्चों को बिल्कुल आइसोलेट करके रखना है। जो केयर गिवर्स हैं वो भी अपना वैक्सीनेटेड हों, अच्छा है, या ख्याल रखना चाहिए इस चीज़ का कि प्रॉपरली उसको आइसोलेट करके रखना है टिल द टाइम जब तक पूरी तरह से स्कैब नहीं दिख रहे हैं या कोई नया लीजन्स अपीयर नहीं हो रहा है, तब तक हमको आइसोलेट करके रखना होता है बच्चे को। तो इसका जो ये है, हमने ट्रीटमेंट पार्ट भी देख लिया। अब पेरेंट्स, एक इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें ये है कि अगर ये ठीक है हील हो जा रहा है तो बहुत अच्छा है, बट समटाइम्स कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, तो उसके लिए और कुछ स्पेशल पॉपुलेशन है, प्रेग्नेंट फीमेल, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोग, उनके लिए वैक्सीनेशन और पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलैक्सिस, इसके बारे में मैं एक सेपरेट वीडियो लूंगी जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में बताऊंगी, सो दैट हम थोड़ा सा इस बारे में और जानें। थैंक यू।